हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जो जनन की विधियां हैं उनके ऊपर है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो फर्स्ट जो मेथड है रिप्रोडक्शन में, जिसको वेजिटेटिव या कायिक जनन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट कर चुके थे। और आज सेकंड मेथड यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो आलैंगिक जो जनन है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहली जो विधि है वो है कोनिडिया के द्वारा। बैक्टीरिया के अंदर कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं कि वो फिलामेंट लाइक, जैसे कि पतले तंतुनुमा संरचना होती हैं। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर वाले जो बैक्टीरिया हैं, इनके जो फिलामेंट, जो लंबा जो फिलामेंट है, उनमें सेप्टा यानी पटों का निर्माण हो जाता है। जब सेप्टा या पटों का निर्माण हो जाता है तो वह स्ट्रक्चर अब क्या कहलाती है? कोनिडिया कहलाती है। कोनिडिया की एक लंबी चेन बन जाती है और प्रत्येक कोनिडिया अनुकूल परिस्थितियों के अंदर प्रत्येक जो कोनिडिया है एक दूसरे से सेपरेट होकर, पृथक होकर एक न्यू बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नई जीवाणुविक कोशिका को जन्म देता है। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो दूसरी विधि है वो है जूस्पोर, इनको बोलते हैं चल बीजाणु। बैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम में क्या है, छोटे छोटे जूस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये जो जूस्पोर हैं मदर सेल से अलग होकर न्यू बैक्टीरियल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी वे में ओइडियोस्पोर के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एक्टिनोमाइसिस जो बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया में जो इसके टिप पार्ट हैं, जो इसकी जो बॉडी होती है उसकी जो टिप पार्ट है, तो वहाँ पर सेप्टा या पट का निर्माण हो जाता है। तो सेप्टा या पट का निर्माण होने की वजह से वे क्या है, वहाँ से मदर सेल से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और एक नई बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, को जनन करते हैं या उत्पत्ति करते हैं, नई बैक्टीरिया कोशिका बन जाती है। बाई एंडोस्पोर, इसको बोलते हैं अंतः बीजाणु, यानी एंडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी? एंडोस्पोर, इसको बोलते हैं अंतः बीजाणु। और एंडोस्पोर का जो बनना या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, क्लोस्ट्रिडियम जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर इसको स्टडी किया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर की बात करेंगे कि अंतः बीजाणु जीवाणुओं के अंदर कैसे बनते हैं, तो ये आपका मेन टॉपिक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्य विधि यही है, एंडोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोस्पोर है, जो अंतः बीजाणु हैं, वे कैसे बनते हैं और कब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, कोनिडिया, जूस्पोर, ओइडियोस्पोर, इनके अलावा एक विशेष प्रकार की विधि भी मिलती है जिसको एंडोस्पोर बोलते हैं। और ये एंडोस्पोर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। तो ये जो एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, ये कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एंडोस्पोर हैं बैक्टीरिया के अंदर, इनका निर्माण प्रतिकूल कंडीशन में होता है। जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं कि बैक्टीरिया खुद को सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियां जिनको बोलते हैं, कि अब जो बैक्टीरियल सेल है उसको डैमेज होने का खतरा है। तो इससे बचने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, अंतः बीजाणु बनते हैं। और ये
अंतःबीजाणु जो होते हैं ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं बच्चों। ये 100 से लेकर 120 डिग्री तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। इनके अंदर वाटर की जो मात्रा है वो केवल 10 से 20% ही होती है। बाकी इनमें क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है। तो ये जो एंडोस्पोर है, अंतःबीजाणु है बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रतिकूल कंडीशन को सहन करने की इनमें क्षमता होती है, इनमें पावर आती है। अब जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर न्यू बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नई जीवाणुविक कोशिका में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो एंडोस्पोर हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूं कि ये जो एंडोस्पोर है, एक बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक ही एंडोस्पोर बनता है और प्रत्येक स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनमें एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है, साइज भी अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर है ये प्रतिकूल कंडीशन के अंदर बनता है और एक बैक्टीरिया सेल में सिर्फ एक ही एंडोस्पोर बनता है। तो ये रिप्रोडक्शन की विधि ना बोलकर इसको अपने बच्चों क्या बोलेंगे कि खुद को स्ट्रगल बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। बैक्टीरियल सेल खुद को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, ठीक है। तो यह रिप्रोडक्शन की विधि में इतनी हेल्पफुल नहीं है। केवल एक बैक्टीरियल सेल खुद को सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर आप देखो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एंडोस्पोर है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। तो यहां पर आप देखो ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल और उसके नीचे फिर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म और लगभग केंद्र में क्या है, डीएनए जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्या है, जब इसमें एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है तो उससे जस्ट पहले ये क्या करती हैं, तैयारी करती हैं, प्रिपरेशन करती हैं। तो क्या करती हैं, इसका जो डीएनए है, इसका जो क्रोमोसोम है वो लंबाई में बढ़ता है। यानी बैक्टीरियल के ये जो सिरे हैं, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये एक्सियल फिलामेंट के रूप में, देखो नेक्स्ट डायग्राम में, इस ढंग से ये फैल जाता है, लंबा हो जाता है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। बैक्टीरियल पूरी सेल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो डीएनए है वो लंबा हो जाता है। इसमें रेप्लिकेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी, रेप्लिकेशन, प्रतिकृनन होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब उसमें संकीर्ण पैदा होगा। अब उसमें क्या होगा, संकीर्ण, एक कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होगा। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, संकीर्ण है, ये या तो इस सिरे पर हो सकता है या इस सिरे पर हो सकता है। दोनों सिरों में से कहीं पर भी भित्ति के अंदर यानी झिल्ली के अंदर संकीर्ण पैदा हो सकता है। तो धीरे धीरे ये देखो यहाँ पर धीरे धीरे ये जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, ये भीतर की तरफ क्या है, संकुचित होना स्टार्ट हो जाती है और एक सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, पट का निर्माण होता है। पट का निर्माण होने के बाद, ठीक है, जो डीएनए है वो इसका पृथक हो जाता है और 4 स्पोर की फॉर्मेशन होती है। बीजाणु की, इसको बोलते हैं 4 स्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो कि पट के निर्माण होने के बाद बनती है, ये 4 स्पोर कहलाती है और बाकी जो सेल है, पोर्शन है, वो क्या कहलाता है, मदर सेल कहलाता है। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो मदर सेल है, मदर सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस 4 स्पोर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसको कवर करना, इसको घेरना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये तो 4 स्पोर है जो कि सेप्टा या पट बनने के बाद अलग हो चुकी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर क्या है, डीएनए का भी हिस्सा है, डीएनए का भी पार्ट है, ये देखो। लेकिन इस 4 स्पोर के ऊपर जो मदर सेल की जो मेम्ब्रेन है ये चढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इसको पूरी तरह से घेर लेती है। तो इस प्रकार 4 स्पोर जो बीजाणु है, 4 स्पोर, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, ये तो एक तो इसकी खुद की झिल्ली होती है, देखो 4 स्पोर, एक तो खुद की मेम्ब्रेन होती है और दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मदर सेल वाली मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार 2 मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर किए हुए रहती है। डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली के द्वारा यह आवृत रहता है और धीरे धीरे इसका जो साइटोप्लाज्म, मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म और जो डीएनए है वो धीरे धीरे विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों जो डबल मेम्ब्रेन है, दोनों झिल्ली, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है और कॉर्टेक्स मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी परत बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी परत बनती है। कॉर्टेक्स यहाँ कहाँ बनता है, दोनों झिल्लियों के बीच में कॉर्टेक्स बनता है, मुख्य रूप से यह पेप्टिडोग्लाइकेन ही होता है, इसकी मोटी परत बनती है। बच्चों यह काम क्या करता है, यह कॉर्टेक्स क्या फंक्शन करता है, यह क्या होता है, हीट रेसिस्टेंट, ये क्या अत्यधिक ताप को सहन करने की इसमें क्षमता होती है और यह क्या करता है, प्रमोट डोरमेंसी। ये जो 4 स्पोर है, अंतः बीजाणु है, इसको क्या है, डोरमेंसी यानी सुप्त अवस्था में रहने के लिए इसको उत्तेजित करता है, प्रमोट करता है। अब यहाँ पर देखो कि दोनों जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन कोट का निर्माण भी होता है, एक प्रोटीन चोल का भी निर्माण होता है, जो भी कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है। और ये जो प्रोटीन कोट है, देखो एंडोस्पोर के चारों ओर जो प्रोटीन कोट है, ये क्या काम करता है, प्रोमोट डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन। ये 2 काम करता है। फर्स्ट काम क्या करता है, प्रोटीन कोट इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। और दूसरा काम क्या है, डोरमेंसी को प्रमोट करने का काम करता है, इसको सुप्त अवस्था में रहने के लिए उत्तेजित करता है, प्रमोट करता है। और इसी दौरान मदर बैक्टीरियल सेल से एक विशेष प्रकार का जो अम्ल है, जिसको बोलते हैं डाइपिकोलिनिक अम्ल, क्या बोलते हैं, डाइपिकोनिलिक जो अम्ल जो एसिड है, वो मदर सेल से अंतः बीजाणु यानी जो एंडोस्पोर है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये एक स्टेबिलाइजर, स्थायी कारक के रूप में काम करता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाता है, जो एंडोस्पोर है मैच्योर हो जाता है, तो ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है, ये एक जगह से रप्चर हो जाती है। रप्चर ये कहीं से भी हो सकती है। जब ये रप्चर हो जाती है तो जो एंडोस्पोर है वो मुक्त हो जाता है। अब ये जो एंडोस्पोर है, इसमें 10 से 30% वाटर होता है, यानी 10 से 30% वाटर होता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में एंजाइम्स होते हैं और लगभग इसमें क्या है, ये प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। और जैसे ही कंडीशंस अनुकूल आएंगी, परिस्थितियाँ अनुकूल आएंगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये जो एंडोस्पोर है ये जर्मिनेशन करेगा, अंकुरण इसमें स्टार्ट होगा, अंकुरित होकर ये एक नई बैक्टीरियल सेल को बना देगा, एक नई बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो एंडोस्पोर है, मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ एक ही एंडोस्पोर बनता है, तो ये खुद को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है और ये प्रतिकूल कंडीशन में बनता है। तो इस प्रकार जो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर है, बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोस्पोर है, वे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो विधि है, ये जो मेथड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।